हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान पे आपका स्वागत है। और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट संख्या 6 को डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हर एक प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चंस का एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं और यह संभावित प्रश्नों की एक लिस्ट है जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या करिए, आप लोग अगर इसके पहले का प्रैक्टिस सेट नहीं देखे होंगे तो आप वापस से जाकर के प्रैक्टिस सेट 5, 4, 3, 2, 1 देख सकते हैं। और चलिए बिना समय गवाए अब हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, नीले एवं हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग बनेगा। कौन कौन सा रंग मिश्रण करना है, नीला को और हरा को, ग्रीन को और मिक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा, सियान रंग बनेगा। चलिए ये डायरेक्ट आंसर हो गया, सियान रंग। आगे बढ़ते हैं, किस केंद्रीय मंत्री ने ई छावनी, तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं हम लोग, ई छावनी पोर्टल की बात कर रहे हैं। पोर्टल लॉन्च किया था, किसने लॉन्च किया था। चलिए तब तक हम लोग क्या करते हैं, इस ऑप्शन पे विचार करिए, कौन से केंद्रीय मंत्री थे जिन्होंने ई छावनी पोर्टल को लॉन्च किया था। तो अभी हम लोग जानते हैं कि ई छावनी पोर्टल होता क्या है। तो ई छावनी पोर्टल क्या है कि एक लिस्ट ऑफ जितने भी छावनी हैं उसको क्या किया गया है, सेग्रीगेट किया गया है। और कितने ई छावनी को किया गया है, इंक्लूड किया गया है, तो 62 छावनी को क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। और इसमें क्या होगा, इसमें इस ई पोर्टल में सूचनाएं होंगी या फिर जो भी इंफॉर्मेशन नागरिकों के लिए अवेलेबल होगा वो सारा हम लोग कहाँ मिल जाएगा, ये ई पोर्टल में। और क्या होगा, ई छावनी के माध्यम से नागरिक छावनी बोर्ड द्वारा प्रदत्त सभी नागरिक सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। और ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन कहाँ है, एक ही जगह आपको मिल जाएगा। तो कितने छावनियों को इंक्लूड किया गया है, 62। देश भर में जितने भी छावनी है उनको क्या किया गया है, ई छावनी पोर्टल पे इंटीग्रेट किया गया है और सारी इंफॉर्मेशन वहां पे हमें क्या मिल जाएगा। और इसका कौन सा होगा ऑप्शन, चलिए तभी तक में आपने क्या किया होगा, सोच लिया होगा। तो चलिए मिलाते हैं, ये आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह। आपका क्या हो जाएगा, सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, राजनाथ सिंह। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस अभिलेख में रुद्र दमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णन है। यह हिस्ट्री का क्वेश्चन है और इसमें क्या बोल रहा है, रुद्र दमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों को कहां वर्णन है, उपलब्धियों का डिस्कशन है। ऐसे तो ये टीचर भर्ती के लिए, शिक्षक भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। रुद्र दमन का जूनागढ़ शिलालेख में क्या है, विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। कहां पे, जूनागढ़ में मिलता है। और ये क्या है, संस्कृत गद्य, क्या लिखा हुआ है इसमें, खुदा हुआ है, संस्कृत गद्य लिखा हुआ है। और गुजरात में है स्थित जूनागढ़। और ये कहां मिलता है, गिरनार पहाड़ियों के पास, गिरनार पहाड़ी के पास जूनागढ़ जो गुजरात में है, वहां पे रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। चलिए अब ये है हिस्ट्री का क्वेश्चन और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था, साइमन कमीशन कब भारत आया था, पहली बार भारत कब आया था, तो 2 बार भारत आया था। और ये सेम ही ईस्वी में, एक ही ईस्वी में 2 बार भारत विजिट किया था। और कमेंट बॉक्स में हमको बताना है कि साइमन कमीशन का क्या मकसद था, क्यों इंडिया आया था, और साइमन कमीशन गो बैक का नारा क्यों लगा था। चलिए क्वेश्चन पे वापस लौटते हैं। पहली बार भारत कब आया था, तो ये 2 बार आया था। कब आया था, एक फरवरी मार्च और दूसरा अक्टूबर में। कब आया था, फरवरी मार्च के समय में, और दूसरी बार कब आया था, अक्टूबर में आया था। ठीक है, 2 बार आया था। तो अब ईस्वी बताइए, कौन सी ईस्वी में आया था, अब तक आप लोग रिकॉल कर चुके होंगे। चलिए 1928 में कब आया था, फरवरी मार्च के 1928 में 2 बार आया, एक बार फरवरी मार्च में और एक बार दूसरी बार अक्टूबर में आया। और कमेंट बॉक्स में क्या बताना है, साइमन कमीशन के बारे में आपको बताना है। चलिए आगे चलते हैं, 5th नंबर क्वेश्चन, एम्फीबिया बताता है। चलिए ये है, जैसे क्या बोल सकते हैं कि जो, हाँ ये ऑप्शन देखिए, बहुत तेजी से चलने वाली नावों को, केवल जल में रह सकने वाले पशुओं को, और स्थल पे रहने वाले पशुओं को, और जल एवं दोनों जगहों पे रहने वाले पशुओं को। तो किसको बोल सकते हैं, एम्फीबिया मतलब दोनों जगह जो रह सकता है, जल पे भी रहेगा और स्थल पे भी रहेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। तो एम्फीबिया
कहलाता है या एम्फीबिया कहलाता है, किसको बताते हैं, किसको बोल सकते हैं? जल एवं स्थल दोनों जगह जो मिल जाए, दोनों जगह जो पशु रहता है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? एम्फीबिया। क्या बोलेंगे? एम्फीबिया। निम्नलिखित में कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? कहां से निकलती है? तो हिमालय के पार से निकलती है। कहां से? हिमालय के पार से निकलती है। तो हिमालय की जितनी भी नदियां हैं उसको हम लोग कितना भाग में बांट सकते हैं? तो 3 डिवीजन में हम लोग बांट सकते हैं। 3 डिवीजन में 3 प्रमुख नदी तंत्रों में हम लोग इसको बांट सकते हैं। पहला सिंधु नदी तंत्र, पहला किसके नाम पे? सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, और तीसरा होगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। कौन कौन? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो आपको सुनना है और याद करना है कि क्या हिमालय से कितने नदी तंत्र निकलेंगे? 3, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। उसके बाद चलते हैं, इसमें क्या है कि पार से निकलती है, या क्या बोलते हैं कि सिंधु नदी के बारे में बात करते हैं। इसका आंसर सिंधु नदी होगा। विश्व की महान नदियों में से एक है कौन? सिंधु नदी, जो तिब्बत में मानसरोवर के निकट से निकलती है। कहां से निकलती है सिंधु नदी? तिब्बत के पास मानसरोवर से निकलती है और भारत से होकर बहते हुए पाकिस्तान में जाती है और कराची के निकट क्या है? अरब सागर में मिल जाती है। तो देखिए पूरा मैप पे विजुअलाइज करिए, मैप को याद करिए और सोचिए कि कहां से निकल रही है। 3 नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और ये क्या है? मानसरोवर के पास से निकलती है। तिब्बत में एक जगह है मानसरोवर, वहां से निकलती है गंगा, सिंधु, फिर भारत में आती है और भारत से बहते हुए कहां? पाकिस्तान में मिलती है। कहां पे? अरब सागर में, और कराची के पास जो है ये क्या करती है? मिल जाती है। और इस क्षेत्र में सहायक नदियां कौन कौन सी है? सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। ठीक है। भारत में कौन कौन सा होगा? सिंधु नदी का कौन कौन सा हो जाएगा? सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। ठीक है। 7वां नंबर, रग्बी फुटबॉल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो ये तो डायरेक्ट याद करने वाला क्वेश्चन है कि खिलाड़ियों की संख्या कितनी होगी। रग्बी में प्रत्येक पक्ष में 15 होगा, 16 होगा, 12 होगा, 11 होगा। क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 15। 15 कहाँ होगा? 15 में से 8 खिलाड़ी क्या होगा कि कड़ी स्पर्धा में होंगे, मतलब फाइटिंग के लिए अवेलेबल होंगे, और 7 खिलाड़ी पूरे मैदान में बिखरे होंगे। तो कितना हो गया? 8 + 7। ठीक है। और मैदान में जो बिखरे रहेंगे 7 खिलाड़ी, इसको क्या बोलते हैं? बैक बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलेंगे? बैक बोलेंगे। किसको? 7 वाला जो खिलाड़ी है, 7 खिलाड़ी को। और जो भी जगह का निर्धारण होगा उनके जर्सी पे लिखे हुए नंबर के हिसाब से उनको क्या किया जाएगा? उसको कहाँ रहना है, क्या करना है, उसके नंबर के हिसाब से आइडेंटिफाई किया जा सकेगा खेलते वक्त। तो आ गया हमारा आंसर क्या? 15 हो गया। एक पक्ष में कितने खिलाड़ी रहेंगे? 15। 8 + 7, और 7 को क्या बोलेंगे? बैक बोलेंगे, और 8 क्या रहेंगे? कड़ी प्रतिस्पर्धा में रहेंगे। ठीक है, फाइटिंग मोड में रहेगा। 8वां, रैड किस देश की मुद्रा है? रैड के बारे में बात कर रहे हैं, तो चलिए रैड जो मुद्रा है वो किस देश की मुद्रा है? ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसीलिए इसको क्या किया गया? इंक्लूड किया गया है आज इसमें। रैड किस देश की मुद्रा है? कौन सा कंट्री का मुद्रा है? नामीबिया, ईरान, रोमानिया या नॉर्वे? तो एक्चुअली क्या है कि रैड जो चलता है मुख्यतः दक्षिण अफ्रीका में चलता है। कहाँ चलता है? दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है। लेकिन नामीबियाई डॉलर के साथ साथ रैड का भी यूज किया जाता है वहां पे नामीबिया में नामीबियाई डॉलर है। कौन सा डॉलर है? नामीबियाई डॉलर है। और उसके साथ ही साथ क्या चीज का यूज किया जाता है? रैड का। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8 का ए। अगर नामीबिया नहीं रहे और उसका रहे तो उसमें क्या होगा? दक्षिण अफ्रीका। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? मनाया जाता है उसके पहले हम लोग क्या करते हैं कि पृथ्वी दिवस, ठीक है, क्यों मनाया जाता है? तो इसको समझने का कोशिश करते हैं कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। उससे पहले हम लोग क्या समझते हैं कि पृथ्वी दिवस कब कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस ईयरली वंस मनाया जाता है, मतलब वार्षिक आयोजन है पृथ्वी दिवस। और यह इसलिए मनाया जाता है क्योंकि पर्यावरण संरक्षण और पृथ्वी के संरक्षण के लिए, ठीक है, ये मनाया जाता है। और सबसे पहला बात क्या है कि 22 अप्रैल 1970 को कब शुरू हुआ? 22 अप्रैल 1970 को इसकी शुरुआत हुई है। ठीक
ठीक है, तो हमारा ऑप्शन मिल गया क्या, 22 अप्रैल को शुरुआत हुआ है तो उसी दिन से मनाया जा रहा है। तो 22 अप्रैल 1970 में क्या हुआ था कि 20 लाख अमेरिकी, 20 लाख अमेरिका के लोग एक जगह एकत्रित हुए थे और इनका मकसद एक ही था कि अमेरिकी लोगों ने स्वस्थ एवं अस्थायी पर्यावरण का लक्ष्य निर्धारित किया एक साथ भाग लेकर के, और तभी से क्या मनाया जा रहा है, यह पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है 22 अप्रैल को। हर एक साल वार्षिक आयोजन होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जागरूकता फैलाया जाता है और लोगों को क्या किया जाता है, लोगों को इनके बारे में बताया जाता है कि कैसे पृथ्वी का संरक्षण करना है। चलिए, तो हमारा आंसर हो गया बी नंबर 22 अप्रैल। 10वां 10th क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, इसमें से कौन सा पूछ रहा है, नहीं है। पॉइंट करने वाली बात है कि संविधान की विशेषता नहीं है, ये लास्ट वाला पॉइंट क्या है, नहीं है। तो सरकार का संसदीय रूप, सरकार क्या है, संसदीय रूप है या नहीं है। भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता है या नहीं है, न्यायपालिका किसी के कंट्रोल में है या नहीं है, ठीक है। सरकार का अध्यक्षात्मक रूप और संघीय सरकार, क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, सरकार का अध्यक्षात्मक रूप भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। क्योंकि भारत में क्या है, एक संघ की व्यवस्था की गई है और राज्यों की व्यवस्था की गई है, संघ और राज्य का कॉम्बिनेशन है, संसद है ही यहाँ पे, संसदीय रूप है ही, न्यायपालिका अपने आप में स्वतंत्र है, यानी न्यायपालिका को डिसीजन लेने की पूरी आजादी है। और भारतीय संविधान कैसा है, एक संघात्मक गणराज्य की स्थापना करता है, संघीय के साथ साथ गणराज्य की भी स्थापना करता है। तो हमारा क्या हो गया, अध्यक्षात्मक सरकार नहीं है बल्कि संघीय है और गणराज्य की व्यवस्था है। विश्व वन्य जीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया। चलिए, ये बहुत का अच्छा क्वेश्चन। विश्व वन्य जीव क्या बोल रहा है, वन्य जीव निधि का शिलान्यास, इनॉग्रेशन किस वर्ष किया गया था। चलिए, 1865, 1970, 1969, 1992, 1961। तो हमारा 4 ऑप्शन निकल के आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि 29 अप्रैल 1661, 19 अप्रैल 1661, यानी हमारा करेक्ट आंसर ये हो गया। क्या बोल रहा है, 29 अप्रैल 29 अप्रैल 1961 को क्या किया गया था, वन्य जीव निधि का शिलान्यास किया गया था। और इसका पूरा नाम क्या है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर को पूर्व में विश्व वन्य जीव कोष के नाम से भी जाना जाता था। और इसका मुख्यालय कहाँ है, वार्ड में, जो वार्ड कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। चलिए, ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया, पूरा याद करने वाला क्वेश्चन। तो याद रहेगा 29 अप्रैल 1961 को, ठीक है। चलिए, मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है, कौन सा जलाशय, कहां हमें मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय मिलेगा, ग्लेशियर में, भौम जल में, तालाब में या झील में, कहां मिलेगा। तो ग्लेशियर हमारे मीठे पानी का सबसे बड़ा स्रोत है। पृथ्वी पर ताजा पानी का 68% कहां है, हिमखंडों एवं ग्लेशियर में पाया जाता है। ताजा पानी का 68% क्या चीज का, ताजा पानी का, जिसको कि पी सकते हैं। और 30% कहां मिलता है, भूजल में मिलता है, यानी भूमि के अंदर। हमारे ताजे पानी का सिर्फ और सिर्फ 0.3% कहां मिलता है, झील और नदी में मिलता है। झील और नदियों में 0.3% ही मिलता है। तो 68% कहां मिला, और 68% हिमखंड और ग्लेशियर में मिला, 30% भूजल में पाया गया, अंडरग्राउंड में मिला, और 0.3% कहां मिला, झील और नदियों में, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या आ गया, मीठे पानी का सबसे बड़ा स्रोत या जलाशय क्या, ग्लेशियर हो गया। 13, किमोना किस एशियाई देश का परिधान है। किमोना क्या है, सांस्कृतिक परिधान है, किस कंट्री के लोग पहनते हैं। तो इसका आंसर हो गया जापान। कौन से कंट्री के लोग, ए जापान। जापान का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक कला का विशिष्ट संगम है, कौन, ये किमोना, ठीक है। किमोना एक पारंपरिक परिधान है जापान का, जिसको पुरुष और महिलाएं दोनों पहनती है, लेकिन मुख्यतः महिलाएं ज्यादा पहनती है, ठीक है। तो 13 का आंसर, डायरेक्ट आंसर जापान। 14, भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना कहां हुई। चलिए, जैव मंडल, प्रथम जैव मंडल, ठीक है, क्या बात हो रहा है, जैव मंडल। और कौन सा जैव मंडल, प्रथम जैव मंडल, फर्स्ट जैव मंडल की स्थापना कहां हुई थी, कान्हा, नीलगिरी, नंदा देवी, हजारीबाग, कहां होगा जैव मंडल।
तो भारत में टोटल कितना बायोस्फीयर है, जयमंडल कितना है, 18 बायोस्फीयर की बात करते हैं। और 1986 में नीलगिरी में इसकी स्थापना हुई थी। नीलगिरी में 1986 में 1986 में और यह बायोस्फीयर के नाम में पहला साइट है। और नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र भारत का पहला और सबसे पुराना जैवमंडल भी है। सबसे पहला और सबसे पुराना, सबसे पहला और सबसे पुराना कौन हो जाएगा, ये नीलगिरी वाला। ठीक है, 14 नंबर हो गया। अब हम चलते हैं 15 की ओर। डॉक्टर पी रामाराव समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। 15 नंबर क्वेश्चन बोलता है क्या कि पी रामाराव रक्षा अनुसंधान से संबंधित है। डीआरडीओ के कार्यों की समीक्षा, डीआरडीओ के कार्यों की समीक्षा के लिए क्या किया गया था, डॉक्टर पी रामाराव की अध्यक्षता में इसकी मीटिंग हुई थी। और इसका मुख्य काम क्या था, क्या क्या सिफारिश किया, इनके द्वारा क्या क्या सिफारिश किया गया, किसके द्वारा, पी रामाराव के द्वारा। डीआरडीओ के जो डीआरडीओ और सेवाओं के बीच जो बातचीत होगा वो नोडल अधिकारी, बीच में एक नोडल अधिकारी होंगे, उनके मेडिएशन या कम्युनिकेशन के थ्रू वो चैनल क्या होंगे, नोडल अधिकारी बनेंगे। और वित्तीय विकेंद्रीकरण के लिए एकीकृत वित्तीय सलाह की योजना ली जाएगी। क्या होगा, वित्तीय विकेंद्रीकरण के लिए एकीकृत वित्तीय सलाह की योजना को इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो 15 का क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा आंसर। बी रामाराव का संबंध किससे हो गया, रक्षा से। तो हम लोग क्या देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोलता है, प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है। कैसी मृदा के बारे में बात हो रहा है, प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा। मृदा कैसा है, जिसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा ही मात्रा में है। तो ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, पेडोकल और पेडल फर, पॉडसाल और लेटेराइट। तो हमारे पास 4 ऑप्शन निकल करके आ रहा है। तो हमें समझना होगा कि आंसर कौन सा होगा। तो पहला नंबर क्या है, पेडोकल में क्या होता है, मृदा में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम होता है। और इसमें कौन सा कैल्शियम होता है, कैल्शियम कार्बोनेट एवं कैल्शियम ऑक्साइड का क्या प्रचुर मात्रा में इसमें क्या मिलता है। तो इसलिए क्या इसका आंसर निकल के आ जाएगा, पेडोकल आंसर निकल करके आ जाएगा कि प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है, पेडोकल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेन कैफ का लेखक कौन है। मेन कैफ मतलब मेरा संघर्ष भी होता है। इसका क्या मतलब हो गया, मेरा संघर्ष। इसका लेखक कौन है, हिटलर होगा, मुसोलिनी होगा, बिस्मार्क होगा या मुसोलिनी होगा। स्पेलिंग गलती है, मुसोलिनी होगा। तो क्या हो जाएगा आंसर, तो मेरा संघर्ष जर्मनी का तानाशाह। जर्मन का तानाशाह कौन था, एडोल्फ हिटलर के द्वारा पुस्तक लिखा गया है। और इसमें क्या है, हिटलर की आत्मकथा, हिटलर की आत्मकथा के साथ साथ उसका क्या है, राजनीतिक विचारधारा और जर्मनी के बारे में उसकी योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से विवरण मिलता है। तो इसका लेखक कौन हो गया, हिटलर हो गया राइटर इसका। और इसका मतलब क्या हो गया, मेरा संघर्ष। और ये कहां का तानाशाह था, जर्मन का तानाशाह था। इसमें हिटलर की आत्मकथा के साथ साथ उसकी राजनीतिक विचारधारा एवं जर्मनी के बारे में उसकी योजनाओं का विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा। तो ठीक है, हम लोग डिस्कस कर लिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। ये किसका अध्ययन है। तो सबसे पहले ये क्या है कि ये जो क्वेश्चन है हमारा, जो एरियोलॉजी लिखा हुआ है ये मिस स्पेल हो गया है। इसके जगह पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अरैक्नोलॉजी। क्या हो जाएगा, अरैक्नोलॉजी, ये वाला पार्ट हो जाएगा। तो अरैक्नोलॉजी किसका अध्ययन है, मक्खी पालन, माहू और बर्थी या मकड़ी पालन का। तो सबसे पहला अध्ययन है अरैक्नोलॉजी, किसका अध्ययन है, तो मकड़ी के से संबंधित है, स्पाइडर से संबंधित है। और यह किस जानवरों के समूह का अध्ययन किया जाता है, और यह किससे, मकड़ी, बिच्छू और फसल काटने वाले टीक और धून शामिल है। टीक और धून और मकड़ी शामिल है, स्पाइडर शामिल है किसमें, अरैक्नोलॉजी में। अरैक्नोलॉजी ये गलत लिखा हुआ है और अरैक्नोलॉजी इसका सही स्पेलिंग यहां पे यही होगा। चलिए उसके बाद है चिलीसीरा किसका सामान्य नाम है। चिलीसीरा किसका सामान्य नाम है, सोडियम नाइट्रेट का। सोडियम नाइट्रेट का ए आंसर निकल के आ रहा है, सोडियम नाइट्रेट यानी चिलीसीरा, जिसको NaNO3 भी बोलते हैं। NaNO3
3, इसका क्या हो सकता है, इसका नाम क्या बोल सकते हैं, NaNO3, चिली सीरा सोडियम नाइट्रेट, क्या हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट। तो 19 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, चिली सीरा किसका सामान्य नाम है, तो क्या आंसर हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, प्रकृति में खुले रहने पर निम्नलिखित में कौन सी लकड़ी सबसे पहले जल्दी खराब हो जाएगी, सबसे जल्दी खराब हो जाएगा, सबसे जल्दी कौन सी लकड़ी खराब हो जाएगी, मृदु लकड़ी, रेशेदार लकड़ी, रसदार लकड़ी और कठोर लकड़ी। तो डायरेक्ट आंसर हो गया इसका क्या, सी, रसदार लकड़ी। जैसे क्या हो जाएगा, रसदार लकड़ी को बाहर में खुले में छोड़ देंगे तो ये क्या होगा, जल्दी ही खराब हो जाएगा। तो ये इसी के साथ क्या हो गया, इसी के साथ आज हम लोग क्या कर दिए, प्रैक्टिस सेट 6 भी हम लोग कंप्लीट किए और टोटल कितना क्वेश्चन सॉल्व किए, 20 क्वेश्चन हम लोग टोटल क्या किए, सॉल्व कर लिए। तो आज का क्वेश्चन क्या था, थोड़ा ज्यादा ही इजी में था, ज्यादा ही आसान क्वेश्चन था। तो कल हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग प्रैक्टिस सेट संख्या 7 के साथ फिर से हाजिर होंगे। और तब तक के लिए आप लोग क्या करते रहिए, बहुत सारा मेहनत करते रहिए, प्रयास करते रहिए, अभ्यास करते रहिए और हमारे चैनल पे क्या करिए, विजिट करते रहिए।